नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने सुना है। पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान। ये नाम सुनते ही दिमाग में वीरता, साहस और शायद एक दुखद अंत, ये सब आता है ना। हाँ, ये तस्वीरें एकदम से उभर आती हैं। और आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें एक राजा की कहानी बताती है, पर साथ ही एक किंवदंती के जन्म की दास्तां भी। तो हमारा मकसद ये समझना है कि एक ऐतिहासिक शख्सियत लोक कथाओं का इतना बड़ा नायक कैसे बन गया। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का दिल है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। ये हमारी सामूहिक स्मृति का, हमारी यादों का हिस्सा है। आज हम यही देखेंगे कि तथ्य और कल्पना के धागे कैसे आपस में उलझकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आज भी कायम है। बहुत खूब। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पर्दे के पीछे की कहानियों पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान असल में थे कौन। बिल्कुल। देखिए, अगर हम सिर्फ तथ्यों की बात करें तो पृथ्वीराज चाहमान वंश के थे। चाहमान, जिसे हम चौहान वंश भी कहते हैं। हाँ, वही चौहान वंश। उनका जन्म हुआ था करीब 1166 ईस्वी में अजमेर के राजघराने में। पिता राजा सुमेश्वर और माँ कर्पूरी देवी। और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गद्दी संभाल ली थी शायद। जी बिल्कुल। और शुरुआत में उनकी माँ ने ही एक संरक्षक के तौर पर राजकाज में उनकी मदद की थी। अच्छा, और उनका साम्राज्य क्या वो सिर्फ अजमेर तक ही सीमित था? क्योंकि दिल्ली का जिक्र तो हमेशा आता है उनके नाम के साथ। सही पकड़ा आपने। उनका साम्राज्य सिर्फ अजमेर तक नहीं था। अजमेर तो उनकी पुश्तैनी राजधानी थी, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक किया था। तो मतलब दिल्ली भी उनकी राजधानी थी? हाँ, अजमेर और दिल्ली दोनों। और इन दो राजधानियों से वो आज के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि पंजाब के कुछ हिस्सों पर भी राज करते थे। वो उस समय उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। और इसी ताकत की वजह से उन्हें वो मशहूर उपाधि मिली थी, राय पिथौरा। ये नाम मैंने कई बार सुना है। इसका कोई खास मतलब था? हाँ, इसका बहुत गहरा मतलब था। राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ राजाओं का राजा, या कुछ लोग कहते हैं युद्ध में पीठ न दिखाने वाला भी हो सकता है। अच्छा। पर इसका असली महत्व इसके प्रतीकात्मक अर्थ में है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, एक दावा था। कैसा दावा? ये ऐलान करने जैसा था कि वो उस दौर के दूसरे सभी राजाओं, जैसे कन्नौज के गहड़वाल या गुजरात के चालुक्य, उन सबसे श्रेष्ठ हैं। ये उनके प्रभुत्व और उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। तो हमारे सामने एक ऐसे नौजवान और महत्वाकांक्षी शासक की तस्वीर है जिसका उत्तर भारत पर दबदबा था। लेकिन किसी भी शासक की असली परीक्षा तो युद्ध के मैदान में होती है। हाँ, और पृथ्वीराज के लिए वो मैदान था तराइन। तराइन, एक ऐसी जगह जिसने उनकी किस्मत और हिंदुस्तान का भविष्य दोनों तय कर दिए। ये लड़ाइयाँ उनकी कहानी का वो अध्याय है जहाँ से इतिहास और किंवदंती दोनों को सबसे ज्यादा खुराक मिलती है। चलिए पहली लड़ाई की बात करते हैं। 1191 मोहम्मद गोरी की सेना हिंदुस्तान में घुस चुकी थी। उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा? बहुत ज्यादा तनाव का। मतलब गोरी की सेना को उस वक्त अजय माना जा रहा था, पर पृथ्वीराज ने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने दूसरे राजपूत राजाओं को एकजुट किया। जो कि आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। राजपूतों में आपस में भी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी, पर उन्होंने एक विशाल संयुक्त सेना बनाई और तराइन के मैदान में गोरी का सामना किया। और नतीजा? नतीजा तो सबको चौंकाने वाला था। गोरी की सेना की बहुत बुरी तरह हार हुई। ये जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने साबित कर दिया कि एक संगठित भारतीय सेना किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को हरा सकती है। पृथ्वीराज चौहान रातों हाथ पूरे उत्तर भारत के रक्षक बन गए। सबको लगा होगा कि अब खतरा टल गया है। हाँ, शायद यही सोचा होगा सबने। लेकिन इतिहास की कहानियों में अक्सर एक लेकिन आ ही जाता है। एक शानदार जीत के ठीक एक साल बाद 1192 में कहानी पूरी तरह पलट गई। तराइन का दूसरा युद्ध। ऐसा क्या हुआ कि जो राजा एक साल पहले विजेता था वो अब हार गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। घौरी इस बार सिर्फ ज्यादा सैनिक लेकर नहीं आया था, वो एक बेहतर रणनीति के साथ आया था। मतलब उसने अपनी पहली हार से सीखा था? बिल्कुल। उसने पृथ्वीराज की सेना की ताकत, मतलब उनके शक्तिशाली घुड़सवार और हाथियों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। तो उसकी रणनीति में क्या अलग था इस बार? घौरी के सेना में तेज तरार घुड़सवार थे। उन्होंने राजपूत सेना पर सीधा हमला नहीं किया।
तो फिर उन्होंने उन्हें थकाने की रणनीति अपनाई। वो हमला करते और फिर पीछे हट जाते, राजपूतों को पीछा करने के लिए उकसाते। दिन भर ये चलता रहा। अच्छा, तो ये एक तरह की लुका छिपी थी। हाँ, और इसने राजपूत सेना को थका दिया, उनकी व्यूह रचना को तोड़ दिया। और जब शाम को राजपूत सेना थक चुकी थी, तब गौरी ने अपने रिजर्व सैनिकों के साथ एक जोरदार और निर्णायक हमला किया। ये तो बहुत चालाक चाल थी। बहुत ज्यादा। और वो जो विश्वासघात की कहानियां हम सुनते हैं जी कि उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया, राजा जयचंद का नाम आता है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी बड़ी और अप्रत्याशित हार के बाद अक्सर विश्वासघात की कहानियां सामने आती हैं। ये शायद उस हार को समझने का एक तरीका होता है। राजा जयचंद के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता तो थी, लेकिन दूसरे युद्ध में सीधे तौर पर किसी बड़े विश्वासघात का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मिलना मुश्किल है। ज्यादा संभावना यही है कि गौरी की बेहतर रणनीति हार की मुख्य वजह बनी। और इस हार का अंजाम? वो तो विनाशकारी था। विनाशकारी से भी बढ़कर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाया गया। इस एक हार ने सिर्फ एक राजा का अंत नहीं किया, इसने दिल्ली के दरवाजे बाहरी ताकतों के लिए खोल दिए। और यहीं पर मतलब ऐतिहासिक पृथ्वीराज का अध्याय एक तरह से खत्म हो जाता है। लगभग खत्म हो जाता है। हाँ, लगभग, क्योंकि यहीं से एक और कहानी शुरू होती है ना। यहीं से तीरा धुंधला हो जाता है और एक महाकाव्य का नायक जन्म लेता है। बिल्कुल, जब तथ्य खामोश हो जाते हैं तो कविता बोलने लगते हैं, और पृथ्वीराज चौहान के मामले में वो कविता थी चंद बरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसने तो पूरी की पूरी एक छवि गढ़ दी है। आज हम पृथ्वीराज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा इसी से आता है। हाँ, और उनकी मौत से जुड़ी जो सबसे मशहूर कहानी है शब्दभेदी बाण की, वो इसी महाकाव्य से आती है। कहानी कुछ यूं है कि गजनी में पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अंधा कर दिया गया, लेकिन उनके दोस्त और राजकवि चंद बरदाई भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सुल्तान को पृथ्वीराज की एक अद्भुत कला के बारे में बताया कि वो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते हैं, और सुल्तान ने प्रदर्शन देखने का हुक्म दिया। हाँ, और यहीं पे चंद बरदाई ने वो मशहूर दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुलुक अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत छुके चौहान। और इस दोहे में छिपे संकेत को समझकर पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर चलाया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। ये कहानी, ये अपमान का बदला लेने की, हार में भी जीत हासिल करने की एक असाधारण कहानी है। असाधारण है, पर इसमें सच कितना है? यहाँ इतिहास और कविता का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है। ये एक हारे हुए नायक को अमर बना देती है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे इसके कोई सबूत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध के कुछ समय बाद ही हो गई थी। रासो एक महाकाव्य है, इतिहास नहीं। मतलब उसका मकसद अपने नायक का गुणगान करना था। बिल्कुल, उसने एक दुखद अंत को एक वीर गाथा में बदल दिया और लोगों ने उस वीर गाथा को चुन लिया। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कहानी सच से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और रासो में सिर्फ यही एक कहानी नहीं है, संयोगिता की प्रेम कहानी भी तो उतनी ही मशहूर है। हाँ, वीरता के साथ रोमांस का तड़का। ये राजपूत लोक कथाओं की एक बहुत ही खास परंपरा रही है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। जी, और कहानी के मुताबिक दोनों एक दूसरे से बिना मिले ही प्रेम करने लगे थे। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा तो उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उनकी मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। हाँ, और फिर जो हुआ वो तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, संयोगिता ने सबको नजरअंदाज किया और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना दी। और उसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए और भरी सभा से संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले आए। ये कहानी उनकी छवि को एक योद्धा से बढ़कर एक भावुक प्रेमी के रूप में भी स्थापित करती है। सही कहा, इसने उनकी कहानी में एक मानवीय पहलू जोड़ा जिसने उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। तो अब हमारे पास 2 तस्वीरें हैं ना, एक ऐतिहासिक राजा जिसने बड़ी जीतें भी देखें और एक निर्णायक हार भी, और दूसरी तरफ एक महाकाव्य का नायक जिसकी कहानी वीरता, बदला और रोमांस के धागों से बुनी है। तो सवाल ये उठता है कि सदियों बाद भी हम उन्हें याद क्यों करते हैं? मतलब इस विरासत का असली मतलब क्या है? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पृथ्वीराज चौहान प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। प्रतिरोध का प्रतीक? हाँ,
वो उस आखिरी बड़े हिंदू सम्राट के तौर पर देखे जाने लगे जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। उनकी हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई, इसलिए उनकी लड़ाई को एक युग के अंत के तौर पर देखा गया। और इस प्रतीक को जिंदा रखने में हमारी संस्कृति ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। मुझे याद है बचपन में टीवी पर उनके बारे में सीरियल आते थे, किताबें थीं। और अब तो फिल्में भी बन चुकी हैं। बिल्कुल। उनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल है। हर पीढ़ी उनकी कहानी को अपने तरीके से कहती और समझती है। कोई उन्हें महान योद्धा के रूप में देखता है, कोई त्रासद नायक के रूप में, और कोई एक महान प्रेमी के रूप में। उनकी कहानी एक कैनवस की तरह है जिस पर हर जमाना अपना रंग भरता है। शायद इसीलिए वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं। जी, वो सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक राजा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक जीवित हिस्सा है। और दिल्ली में किला राय पिथौरा के जो अवशेष हैं, वो इस कहानी को एक जमीनी हकीकत भी देते हैं। जब आप उन पुरानी दीवारों को देखते हैं तो लगता है कि ये सारी कहानियां यहीं कहीं घटी थी। हाँ, वो किला इस बात की याद दिलाता है कि इन तमाम किंवदंतियों के पीछे एक वास्तविक इंसान था, एक राजा था जिसने इस जमीन पर राज किया, लड़ाइयाँ लड़ी और अपना एक निशान छोड़ा। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें तो पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा थे, तराइन के पहले युद्ध के विजेता थे, दूसरे युद्ध के एक दुखद नायक थे, और इन सबसे बढ़कर वो वीरता और रोमांस की उन अमर कथाओं का केंद्र बन गए जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि जो अंतिम विचार यहाँ जोड़ने लायक है वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें इतिहास से ज्यादा इस बारे में सिखाती है कि हम कहानियां क्यों गढ़ते हैं। अच्छा। इतिहास ने हमें एक हार दी, लेकिन हमने कहानियों के जरिए उस हार को एक नैतिक जीत में बदल दिया। हमने एक ऐसा नायक बनाया जो कभी नहीं मरता। इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन लोककथाएं हमें बताती हैं कि हमें क्या याद रखना चाहिए। ये एक बहुत गहरा नजरिया है और ये सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। पृथ्वीराज की कहानी में ऐतिहासिक तथ्यों और महाकाव्य का जो मेल है, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि हम अपने नायकों को जिस तरह याद रखते हैं वो उनके जीवन की सच्चाई के बारे में ज्यादा बताता है या फिर हमारी अपनी जरूरतों और हमारी आकांक्षाओं के बारे में।